शमशाद बेगम, पद्मश्री शमशाद बेगम 2012 से उनके नाम के आगे पद्मश्री जुड़ा और उस पद्मश्री को पाने के लिए जो उन्होंने किया वो कहानी किसी फिल्मी से कम नहीं है। जो फिल्में हम देखते हैं कि कोई नायक होता है या कोई नायिका होती है जो संघर्ष करती है और संघर्ष करता है, इनकी ज़िंदगी में भी संघर्ष है, क्योंकि शमशाद बेगम कोई परिचय के मोहताज नहीं है। फिर भी मैं बताना चाहूँगा, इनके पास आज 5000 से ज़्यादा महिला समूह है और करोड़ों में टर्नओवर है। और इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात है, साक्षरता, जो महिला समूह के अलावा साक्षरता मिशन, वो साक्षरता मिशन जो 1990 में शुरुआत हुई और 1990 के साथ साथ इन्होंने जो साक्षरता दुर्ग जिले के साथ जो शुरू किया, डॉक्टर DN शर्मा सर उसके समन्वयक थे और साक्षरता मिशन के बहाने वो लोगों से मिलते गए, महिलाओं से मिलते गए, उन्हें साक्षर किया, साक्षर करने के बाद उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। ये है पद्मश्री शमशाद बेगम। बात करते हैं मैडम, बहुत लोगों को पता होगा लेकिन हमारे अधिकांश दर्शकों को आपके बारे में नहीं मालूम है, उनके बारे में बहुत कम शब्दों में बताइए, शमशाद बेगम कौन है? खुद के मुंह में बताना पड़ेगा। शमशाद बेगम एक स्वयं सेविका है, सामाजिक कार्य करता है और इसकी शुरुआत मैंने 1990 में लिटरेसी मिशन से की। इसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है। बहुत मुश्किल से हमारी माँ ने हम लोगों को 6 बहन 2 भाइयों को पढ़ाई लिखाई, तो वो पीड़ा मन में थी कि क्यों बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता, क्यों उनको आगे बढ़ने से रोका जाता है। तो माँ के संघर्ष ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और उसी पीड़ा को लेके मैं आगे बढ़ती गई और एक अच्छा अवसर लिटरेसी मिशन के समय मुझे मिला और घर में भी क्लास लगती थी और गुंडरदी के 163 गांव में मुझे जाने का अवसर मिला महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए। और बहुत मुश्किल से महिलाएं कक्षाओं में आती थी, उनको बहुत समझाना पड़ता था। सारे लोग इसमें जुड़े हुए थे, गांव के सारे लोग, सरकारी अमला, टीचर्स, कोटवार, पटवारी, सारे लोग इसमें जुड़े हुए थे। एक अभियान के रूप में लिटरेसी मिशन हमारे दुर्ग ज़िले में चला और सफलता मिली। हमारे गुंडरदी विकास खंड में 18,000 निरक्षर थे, जिनमें से सबसे ज़्यादा महिलाएं निरक्षर थीं, 12,000 के लगभग। तो 52% लिटरेसी थी उस समय 1990 में महिलाओं की। लेकिन सभी के प्रयासों से हमें 2001 की जनगणना में पता चला कि गुंडरदी विकास खंड की लिटरेसी दर महिलाओं की 81% हो गई है, मतलब 30% ज़्यादा। जी हाँ, तो बहुत खुशी महसूस हुई। और हमारी जुनवानी गांव की जो 24 महिलाएं थी, उन्होंने तो अपने नाती पोतों के साथ बैठ के कक्षा 5वीं का पेपर दिलाया और सफलता प्राप्त की। जब उनसे पूछा गया कि आपको ज़्यादा खुशी कब मिली, आपकी शादी हुई, आपके बच्चे हुए, तो उनका कहना था कि हमको सबसे ज़्यादा खुशी हमको 5वीं का प्रमाण पत्र मिला तब हुई। जी हाँ, तो मैंने जो संघर्ष किया था, मुझे लगा कि मुझे सफलता मिली, मैं कुछ कर पाई महिलाओं के लिए। फिर उन्हीं महिलाओं को हम लोगों ने दीदी बैंक से जोड़ा। ये कब शुरुआत की मैडम? शुरुआत कब से की, मतलब महिला समूह? बैंक की शुरुआत हम लोगों ने वही 96-97 से शुरू की। शुरुआत कौन से गांव से और कहां से की थी? शुरुआत हम लोगों ने डुड़िया गांव से की। गुंडरदी अर्जुंदा के पास है डुड़िया गांव। वहाँ हम एक टीचर थे गोस्वामी सर जी, तो उनसे सारे गांव के लोग ज़्यादा अटैच थे, उनका बहुत सम्मान करते थे। तो मैंने उन्हीं सर को पकड़ा और सर आपके सहयोग से हम गांव में इस गांव में पहले महिला समूह बनाएंगे। तो सर का सहयोग मिला हमको और वहाँ मैंने 5 स्वसहायता समूह बनाए सबसे पहले। और उनकी छोटी छोटी बचत, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जिनके पास पैसे नहीं होते थे वो धान भी इकट्ठा करते थे। तो आज उनकी छोटी छोटी बचत करोड़ों में है। आज 5,000 स्वसहायता समूह के साथ मैं काम कर रही हूँ और लाखों परिवार समूह के माध्यम से संपन्न हो रहे हैं। कल तक वो अपने पुरुषों पर निर्भर रहती थी, आज वो अपने पुरुषों को रोज़गार दे रही है। जी हाँ, तो ये सफलता हमको मिली और आज गौठानों के माध्यम से भी हमारी स्वसहायता समूह की बहनें बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे वो खाद बनाना। एक तरह से सरकार ने काम दिए हो कि भूपेश सरकार ने कहा कि हम गौठानों में महिला समूह काम देंगे, जो अब उनके माध्यम से। जी हाँ, तो शासन प्रशासन के साथ भी मिलके वो काम कर रही हैं, खाद बना रही हैं, कहीं पे वॉशिंग पाउडर फिनाइल बना रही, कहीं पे अचार, कहीं पे गोबर के दिए बना रही हैं।
दोना पत्तल बना रही, जो काम पुरुष करते हैं वो काम आज हमारी महिलाएं कर रही हैं, जैसे ईंट भट्टे का काम कर रही हैं। तो ऐसे हमारी महिलाएं सशक्त हो रही हैं। और इसी तरह से फिर हम लोगों ने मितानिन प्रोग्राम का भी पायलट प्रोजेक्ट हमारे यहाँ से शुरू हुआ दुर्ग ज़िले में। तो महिला स्वास्थ्य और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हम लोगों ने मितानिन प्रोग्राम में भी 10 साल काम किया और आज 80 से 90% संस्थागत प्रसव होती है, बच्चों का टीकाकरण होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्वास्थ्य को लेके भी काम किया। उसके बाद फिर लिटरेसी मिशन समाप्त हुआ 2006 में, सब शिक्षित हो गए। जी हाँ। तो हम लोगों ने सारे ऑफिस बंद हो गए साक्षरता के, लेकिन हमारा ऑफिस कभी बंद नहीं हुआ। हमारा ऑफिस, हाँ, आज भी हमारा ऑफिस जनपद पंचायत के कैंपस में है और बहुत बढ़िया हमको ऑफिस बना के मिला हुआ है। हमारे तात्कालिक सीएस थे विवेक ढान साहब, जो 1990 में कलेक्टर थे दुर्ग में, तो उनके बदौलत हमको एक ऑफिस मिला है। और आज हमारे ऑफिस में हम लोग 2006 में सामाजिक मुद्दों के लिए भी काम शुरू किया और नाबार्ड के साथ मिलके जितने भी हमारे समूह थे उनको सशक्त करके हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो नाबार्ड का भी हमको पूरा सहयोग मिलता है महिलाओं को आगे बढ़ाने में। और जो महिला कमांडो हम लोगों ने बनाया सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए। महिला कमांडो का आजकल तो खौफ होता था, एक समय था, मतलब आज से 2 साल पहले की बात करें तो कि महिला कमांडो शाम को सीटी बजाते निकलती थी, तो जितने भी दारू पीने वाले लोग थे वो घर में छुप जाते थे। जी जी। तो हम लोगों ने सामाजिक मुद्दों को दूर करने के लिए काम शुरू किया, जैसे दहेज प्रथा है, कन्या भ्रूण हत्या है, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, हमारे छत्तीसगढ़ में टोनी प्रथा, और उसके बाद है नशा। अब छोटे छोटे बच्चे भी नशा कर रहे हैं। ज़्यादा है टोनी को लेके, बहुत ज़्यादा एक वो है कि यार वो टोनी बोल दिया तो उसको मार दिए, पीट दिए, उसको गांव से निकाल दिए। नशाखोरी भी बहुत ज़्यादा है, उसी प्रकार दहेज वाले मामले भी ज़्यादा है। तो ये पास तो आते होंगे इस टाइप के? बिल्कुल, बहुत केस आते हैं। तो हम लोग इन सब से छुटकारा दिलाने के लिए हम लोगों ने ऐसी कर्मठ महिलाओं को, ऐसी सक्रिय महिलाओं को चुना जो समाज के लिए कुछ कर सकती हैं और टोटल वॉलंटियर हैं। वो, उनको शासन से कोई पैसा नहीं मिलता, ना हमारी संस्था को भी नहीं मिलता। तो घूम घूम के समस्या का समाधान करने जाते हैं, यानी टोटल वो समाज सेवा कर रही हैं। रात को गश्त करती हैं। कोरोना काल में थोड़ा सा व्यवधान हुआ है, लेकिन अभी भी हमारी महिला कमांडो काम कर रही है। जब हमारे ज़िले में फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था तो हमारी तत्कालिक कलेक्टर रानू साहू मैडम थी, उन्होंने तो अन्न बैंक की स्थापना की। तो हम लोगों ने सिर्फ फ़ोन से ही मोटिवेट किया महिला कमांडो को कि आप अपने गांव में घूम घूम के अनाज इकट्ठा कीजिए और शासन को दीजिए। तो हमारी महिला कमांडो ने तुरंत क्विंटल चावल इकट्ठा किया। सरकार ने भी की थी कि बालोद जिला की जो कलेक्टर रानू साहू और जो आप शमशाद बेगम हैं, उनके प्रयासों से एक तरह से अन्न बैंक बना और लॉकडाउन में ज़रूरतमंद लोगों की मदद हुई। जी जी, और मास्क सील के दिया उन्होंने। तो इस तरीके से मदद की और अभी भी वैक्सीन लगाने के लिए मोटिवेट कर रही हैं, सामाजिक दूरी बनाने के लिए। अभी हम लोगों ने बालिका शिक्षा को लेके भी काम कर रहे हैं। तो गांव के सहयोग से हमारी महिला कमांडो सहयोग राशि लेती हैं और ऐसी गरीब बच्चियां जो पढ़ नहीं पाती हैं उनके लिए मदद करते हैं। हम लोग 300-400 रुपये लेके उनको हम मदद करवाते हैं। अभी हम लोगों ने 6000 गरीब बच्चों को मदद किया उनके सहयोग से। हमारा लक्ष्य अभी 10,000 का बच्चों को मदद करना है। वो लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। शमशाद बेगम को इस पूरे काम पे, उस पूरे ऑपरेशन पे, उस अभियान को लेकर विरोध भी सामना करना पड़ेगा। कई गुंडे बदमाश लोग भी वो की होंगे कि बहुत हीरोइन बन रही हो, नेता बन रही हो, ऐसा बोले भी होंगे कुछ लोग? हाँ, बहुत विरोध हुआ, बहुत चुनौतियाँ सामने आई। उनकी मिले होंगे बहुत। जी जी, लिटरेसी मिशन के समय भी टीका टिप्पणियाँ होती थी कि एक अकेली महिला रात को घर वापस आती है। समाज के लोग भी कहते थे, तो कभी दुख भी होता था कि जो मैं काम कर रही हूँ वो लोगों को दिख नहीं रहे हैं। पर मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखी। जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए। नशाबंदी के समय भी ठेकेदारों के फ़ोन आते थे कि इतना, हाँ, वो महिला कमांडो को रोकवा दीजिए, वो हमारा शराब पकड़वा रही हैं, करवा रही हैं, आप हमसे मिल लीजिए, सेटिंग कर लो, सेटिंग कर लीजिए। ऐसे बहुत से फ़ोन भी आते थे, लेकिन हम लोग ने कभी उनसे सेटिंग नहीं की। उनसे सीधा कह दिया कि नहीं, हमारी महिला कमांडो कर रही हैं समाज के सुधार के लिए और हम चाहते हैं कि हमारा समाज एक आदर्श समाज बने। तो बहुत से धमकी भी आई। जी, और कई तो ऐसे बच्चों के साथ गलत होते हैं, छेड़खानी के भी बहुत सारे केस आए। तो इस तरीके से बहुत से सामाजिक धमकी भी आते थे कि महिला कमांडो को बंद करवाओ।
और कुछ गांव में तो बंद भी कर दिए थे महिला कमांडो। तो इस तरीके से महिला कमांडो को विरोध बहुत हुआ, लेकिन बेचारी त्रस्त भी थी। वो जो महिला कमांडो बनी थी वो कोई अलग से नहीं आई थी, उसी जगह के गांव, उसी गांव के लोग थे जिनके पति दारू पीते थे, जिनके भाई दारू पीते थे, वही लोग होते थे। लेकिन हमारी महिला कमांडो डटी रही और हम लोग उनको लगातार मोटिवेट करते रहे। और हमारे दुर्ग ज़िले में उस समय दीपांशु काबरा साहब एसपी साहब थे, उनका सहयोग हमको पूरा मिला। 2011-12 में हमारे बालोद ज़िले में आरिफ साहब शेख साहब आए, तो उनका पूरा सहयोग मिला हमको। और उन्होंने तो 200 महिला कमांडो को स्पेशल पुलिस ऑफिसर भी बनाया। तो उनकी स्पेशल ड्यूटी लगती थी, जैसे मुख्यमंत्री आते हैं या कहीं पे चक्का जाम। तो इस तरीके से हमको पुलिस विभाग का पूरा सहयोग मिलता है। अभी भी हमारे एसपी साहब हैं ठाकुर साहब, वो भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। अभी थाने थाने में हम लोग मीटिंग करवा रहे हैं ताकि हमारी महिला कमांडो जो कोरोना काल में थोड़ा सा निष्क्रिय हो गई थी वो सक्रिय हो रही हैं। अच्छा, एक चीज़ और, एक सवाल है कि शमशाद बेगम को कभी लगा नहीं कि वो उनको राजनीति में आना चाहिए, सिस्टम को सुधारने के लिए एक कदम राजनीति की ओर आके काम करना चाहिए? कि बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं, पहले सामाजिक काम करते हैं फिर वो राजनीति में आ जाते हैं। तो आपको नहीं लगा कभी सरपंच, विधायक या फिर नगर पालिका अध्यक्ष कोई चुनाव लड़ा जाए? नहीं, मुझको तो बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि राजनीति में मेरा उतनी रुचि नहीं है। मैं समाज सेवा कर रही हूँ, वही मेरे लिए काफ़ी है। यही आपकी पहचान भी है? जी हाँ, यही पहचान है, क्योंकि राजनीतिक पद तो सिर्फ 5 साल के होते हैं, लेकिन समाज सेवा तो पूरी ज़िंदगी भर का होता है। जी हाँ, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं राजनीति में। ऑफर तो किए होंगे, कोई पार्टी वाले बोले होंगे? ऑफर तो बहुत आए, दोनों सभी पार्टियों से भी आता है, अभी भी आता है। पर मैं चर्चे भी होते हैं कि विधानसभा के लिए मैडम का नाम आ रहा है। जी हाँ, तो पर मैं प्रणाम कर लेती हूँ कि नहीं, मुझे राजनीति में नहीं आना है। यही रह के सिस्टम सुधर जाएगा। जी जी। अच्छा, हम फिल्मों में देखते हैं जब कोई नेशनल अवार्ड लेने को जाता है या फिर कोई अवार्ड लेने जाता है कोई लेडी, तो बोलती है कि इस सफलता के पीछे मेरे पति का हाथ है। तो आपके बगल में बैठे, मैं जब आया तो वो जूस लेकर आ रहे थे। तो ये उनका जो हम्बल है, उनका जो प्रेम और सम्मान है, ये इसीलिए आप यहाँ तक आई हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी महिला यदि आगे बढ़ती तो उसके परिवार का संबल बहुत ज़रूरी है। एक तो मेरे माता पिता का सहयोग मुझे मिला। साथ राजनांदगांव से पढ़ी है ना? जी जी। प्राइमरी 5वीं तक मैंने यहाँ पढ़ा गुंडरदी में, फिर 6वीं से लेके 11वीं तक नानी के यहाँ? जी हाँ, राजनांदगांव में पढ़ाई की। फिर शादी के बाद मैंने प्राइवेट बीए भी किया। तो मुझे सहयोग करने में मेरे पति रफ़ीक खान जी का पूरा सहयोग मुझे मिला, अभी तक मिल रहा है। हम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर साथ में हमारी संस्था है सहयोगी जन कल्याण समिति, महिला सशक्तिकरण को लेके काम कर रहे हैं। और जी जी जी, बिल्कुल जी जी, हम लोग दोनों मिल के काम कर रहे हैं। और जब तक सांसों में सांस है, जीवन भर तक हम समाज के लिए समाज सेवा करते रहेंगे। जब 2012 में 22 मार्च 2012 को आपको ये पद्मश्री मिला, प्रतिभा पाटिल जी ने कुछ कहा नहीं आपसे कुछ? क्योंकि वो भी महिला थी, आप भी महिला, तो कुछ बातें रही होगी उनके मन में कि क्या बात करूं? कुछ बातें हुई थी? बस बधाई दी उन्होंने, बहुत बहुत बधाई कि एक महिला हो के आपने इतनी ऊंचाइयां हासिल की। उस समय सोनिया गांधी जी भी वहाँ पे थी, उन्होंने भी बहुत बधाइयाँ देते हुए कहा कि मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। तो बहुत खुशी हुई मुझे। और जब मैसेज आया तो मेरे आंखों से आंसू निकल गए थे। हाँ, वो कैसे पता चला कि पद्मश्री मिलने वाला है? हाँ, फ़ोन से पता चला मुझे। मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन आया। उस समय आप लोग कहाँ थे? यहीं थे, घर में, गुंडरदी में। तो उस समय मेरे आंखों से आंसू निकल गया। और सबसे पहले तो मैं अपनी मम्मी के हाथों को चूमा, उनसे दुआएं ली कि आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो उन्हीं के बदौलत पहुँची हूँ। जी हाँ, जिद थी कि आप पढ़ें। जीत के कारण और साथ ही मेरे हस्बैंड के सहयोग के कारण मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और बहुत ज़रूरी है, महिलाओं को परिवार का सहयोग मिलेगा तभी वो आगे बढ़ पाएंगी। फुलवासन भाई यादव, जब उनको पद्मश्री के लिए नॉमिनेट किया गया, पद्मश्री के नाम फाइनल हुआ, तब मैं राजनांदगांव में था और मैं स्टोरी करने उनके घर गए थे। हम लोग, मेरे साथी भी थे, तो हम लोग गए थे। तो बताते थे कि जब हम लोग देखे कि हम लोग बताया कि मम्मी को वो मिलने वाला है पद्मश्री अवार्ड, उसकी बेटी को बताया। तो उसकी बेटी झाड़ू लगा रही थी आंगन में, तो उनका डायलॉग था कि दाईला एक ठन औ अवार्ड मिले थे का करके। उसको नहीं मालूम था पद्मश्री क्या चीज़ है, बस बच्ची बोली कि माला एक ठो औ सम्मान मिला थे करके। तो ये माहौल एक घर पे भी रहता है कि इतने सारे सम्मान और ये क्या सम्मान।
बहुत पूरे परिवार के लोग खुश थे कि मम्मी को अवार्ड मिल रहा है करके, और पिताजी का भी रहता था सपोर्ट अप्रत्यक्ष रूप से, वो भी बहुत खुश हुए। कभी कभी तो वो भी मेरे साथ दौरे में उनको लेके मैं जाती थी जैसे रात को अकेले जाना है फील्ड में तो वो मेरे साथ जाते थे। तो पूरे परिवार का सहयोग मुझे मिला और सारे लोग इसमें सहयोग किए। तो ये थी पद्मश्री शमशाद बेगम जी, जिन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई, जर्नी बताई, वो चुनौती, वो माहौल, वो संघर्ष, सब कुछ बताया उन्होंने। और एक उनकी कहानी किसी फिल्मी से कम नहीं, मैंने शुरुआत में कही थी कि इनकी कहानी पिक्चर वाली कहानी है, लेकिन इनकी कहानी रियल है, वो रील होती है। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स और बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए भिलाई टाइम्स, और आप सब्सक्राइब करके रखिए। इंटरव्यूज़ बहुत अच्छे आने वाले हैं, बहुत अच्छी स्टोरीज़ हम लेकर आने वाले हैं। हमारी टीम ग्राउंड पर काम कर रही है। धन्यवाद।